So hello everyone, this is Nikita. So today we are going to discuss the algebra part. सो अलजेब्रा पार्ट में क्या पढ़ेंगे, एक्चुअली इसमें 4 चैप्टर्स हैं. कौन कौन से? पॉलिनोमियल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो ये मैं CHS एग्जाम के पर्पज से पढ़ा रही हूँ आप लोगों को. ठीक है, CHS 2023. तो इसमें आज मैं पार्ट 1 ले रही हूँ. अलजेब्रा का पार्ट 1 आज कवर करेंगे. उस पार्ट 1 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज? पॉलिनोमियल. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. ओके, फिर जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 2, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड सेकंड वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, सो पार्ट 1 में हम ये पढ़ेंगे. और जब मैं टोटल अलजेब्रा की बात करूँ तो CHS एग्जाम में टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, मतलब 4-4 में आप डिवाइड कर सकते हो. जो आज मैं 2 चैप्टर्स कवर करने वाली हूँ उसमें 4 नंबर्स के क्वेश्चंस होंगे. आफ्टर दैट जब मैं अगली क्लास में 2 चैप्टर्स लूँगी, AP एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें से भी आपके 4 क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, तो टोटल 8 मार्क्स का वेटेज है. ओके, तो आज हम अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं पार्ट 1. सो पार्ट 1 में पहला टॉपिक मेरा क्या होगा? पॉलिनोमियल का, एंड सेकेंड विल बी द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. ओके, तो चलो आज हम डिस्कस करते हैं क्या होता है पॉलिनोमियल. सारे बच्चे एक्चुअली पढ़ चुके होंगे क्लास 9th और 10th में पॉलिनोमियल क्या होता है. सबके टीचर्स ने अच्छा पढ़ाया होगा. ठीक है, तो आज हम भी ट्राई करते हैं पढ़ाने का. और आपको जो जो चीज़ें पहले से पता थी तो बहुत अच्छी बात है, और जो चीज़ें आज नई सीखने को मिल रही हैं वो और भी अच्छी बात है. आप सारी चीज़ें नोट डाउन करिए, एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसमें लिखिए, और एग्जाम के टाइम फटाफट रिवाइज करिए सो दैट आपके अच्छे मार्क्स आएँ. ठीक है, अच्छा स्कोर करें. और बहुत सारे बच्चे कल कॉमेंट्स में बोल रहे थे कि मैम हिंदी में पढ़ाइएगा. ठीक है, तो मैं आपको बच्चे हिंदी में टर्म्स तो मैं शायद सारी नहीं बता पाऊँ, बट मैथ्स में इतना कुछ हिंदी और इंग्लिश का फ़र्क होता नहीं है. ठीक है, आपको कंसेप्ट्स पता होने चाहिए, और मैं एक्चुअली फॉर्मूला ही लिखवाती हूँ. ठीक है, तो फॉर्मूला तो चाहे हिंदी में याद करो चाहे इंग्लिश में याद करो, फॉर्मूला तो सेम ही होंगे ना. तो क्या है, मैं हिंदी की अगर आपको टर्म्स में प्रॉब्लम है तो थोड़ा बहुत मैं हेल्प कर सकती हूँ, बट सबको समझ आएगा. ठीक है, मैथ्स में इतना कुछ हिंदी इंग्लिश का होता नहीं है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सारे. सो क्या है आज का टॉपिक हमारा? क्या है? पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो जिसका अलजेब्रा पोर्शन बहुत अच्छा होगा उसको बहुत मज़ा आने वाली है, और जिसका नहीं भी अच्छा है उसको भी मज़ा आएगा, बट आप अच्छे से पढ़ते रहिए. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. पहला तो क्या होती है पॉलिनोमियल? एक्चुअली होता क्या है? तो पॉलिनोमियल क्या है, मैं जो छोटी क्लास में पढ़ते थे तो सब कुछ मेरा कांस्टेंट में काम होता था. कहने का मतलब डिजिट पे खेलते थे हम, नंबर्स पे खेलते थे. बट बड़ी क्लासेस में क्या होता है, जैसे जैसे हम 9th में मूव करते हैं, 9th और एक्चुअली 7th से भी थोड़ा बहुत शुरू हो जाता है, वहाँ पे हमारी मैथ्स में जैसे ही XYZ इन्वॉल्व होता है तो बच्चे डरने लगते हैं कि मैथ्स बहुत टफ हो रहा है, XYZ वाली चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं. बट एक्चुअली होता क्या है, XYZ से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी चीज़ें बहुत डेटा जो है बहुत लेंदी हो जाते हैं. हमें बड़ी बड़ी चीज़ें फाइंड करनी होती है, इसलिए हम उसको एज्यूम करते हैं कि ये X चीज़ होगी, ये Y होगी. आफ्टर दैट हम उसमें वैल्यूज पुट करते जाते हैं और आंसर निकालते हैं. बट छोटी क्लासेस में क्या होता है, हमें फिक्स्ड वैल्यू दी होती हैं, नंबर्स दिए होते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेट करना होता है. ठीक है, तो इसलिए हम नंबर्स के साथ साथ हम वेरिएबल्स पे भी काम करते हैं. तो एक्चुअली जो हमारा अलजेब्रा का पोर्शन है उसमें हम नंबर्स के साथ साथ वेरिएबल्स पे भी काम करते हैं, इसलिए ही इसको हम अलजेब्रा बोलते हैं. ठीक है, तो अलजेब्रा को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले एक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो वो एक तरीके से क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स का और कांस्टेंट का. जैसे ही मेरे पास वेरिएबल्स भी आ गए और कांस्टेंट भी आ गए, जब उनको मुझे कंबाइन कैसे करना है, तो वो कंबाइन मैंने पढ़ा होता है छोटी क्लास में ही. हमारे पास 4 ऑपरेशंस होते हैं. कौन कौन से होते हैं? प्लस होता है, माइनस होता है, और क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ठीक है, हम ये 4 ऑपरेशन को यूज़ करके वेरिएबल्स और कांस्टेंट को कंबाइन करते हैं. जब कंबाइन करने पर हमारे पास कुछ एक एक्सप्रेशन बनता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. ठीक है, तो जैसे एक एग्जाम्पल क्या हो गया, 2x² प्लस 7x प्लस 9y प्लस 10. ठीक है, इतना समझ आया आपको? तो अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है तो वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है. ठीक है, देखो यहाँ पे आपको 2 दिखाई दे रहा होगा, कांस्टेंट है, जैसे हमारी छोटी क्लासेस में होता था, हमें हर चीज़ कांस्टेंट में दे रही होती है. ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है? x. तो यहाँ पे x तो फिर वेरिएबल हो गया है ना, मुझे इसकी वैल्यू तो पता ही नहीं है ना, और ये क्या है? कांस्टेंट. ठीक है,
फिर तीसरी चीज़ क्या आ रही है, प्लस साइन से मैंने इसको ज्वाइन किया हुआ है, तो प्लस चीज़ यहाँ पे क्या हो गया, अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज़ किए हैं मैंने प्लस। आफ्टर दैट फिर से 7, तो कांस्टेंट हो गया, x क्या है फिर से वेरिएबल है, फिर प्लस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास ऑपरेशन यूज़ किया है मैंने। सिमिलरली y, तो यहाँ पे x y z, जो भी x y z वाली चीज़ें हैं वो सारी क्या हैं, वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो गया मेरे इस पहले एग्जाम्पल में। और 10 तो मुझे पता है डिजिट है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। तो कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, और वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, हम अपने अकॉर्डिंग वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है, इसमें एक चीज़ और होती है, जैसे इसकी पावर क्या है ना, हाफ भी हो सकती है ना, कुछ भी हो सकती है, वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में। बट जब हम पॉलिनोमियल पढ़ते हैं है ना, तो जो ये वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर सिर्फ क्या होनी चाहिए, इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। मतलब उसकी पावर या तो x की पावर, मतलब कोई भी वेरिएबल की पावर या तो 0 हो सकती है, या फिर x की पावर जो भी होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब पॉजिटिव इंटीजर में होगी, ठीक है। तो मतलब जो ये पावर होगी n कहाँ से होगा, n क्या होगा, नेचुरल नंबर हमारा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और क्या हो सकता है, 0 भी हो सकती है पावर, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 से शुरू होते हैं और उसमें 0 भी इंक्लूड कर दो, एक तरीके से होल नंबर, है ना। तो ये वाली सारी पावर होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो इतना समझ आया होगा आप लोगों को। अब हम पॉलिनोमियल की बात करने वाले हैं। तो पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म कैसी होती है, मतलब पॉलिनोमियल दिखता कैसा है। तो पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, अगर मैं उसको एक फॉर्मूले में लिख दूँ, फिर मैं फॉर्मूला ओपन करके आपको सिखाती हूँ कैसे दिखता है, ठीक है। तो जनरल फॉर्म क्या होती है, अगर मैंने नाम दिया, जैसे किसी का नाम होता है, अपना नाम रखते हैं सारे, ठीक है, जैसे मेरा नाम निकिता है, ऐसे ही पॉलिनोमियल्स में इनका नाम क्या होता है, px qx rx जो भी है, ठीक है, ऐसे रखते हैं इस तरीके का नाम। बट इसमें जो x इन्वॉल्व होता है वो क्या बताता है कि मेरा जो एक्सप्रेशन ओपन करोगे आप, तो उसके अंदर जो वेरिएबल यूज होने वाला है वो वेरिएबल क्या होगा, x, ठीक है। आपको इतना समझ आया। तो मैंने माना कि ये px है, तो px इज इक्वल टू समेशन, ये समेशन का साइन है, कहने का मतलब इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी होंगी जब मैं उसको ओपन करूंगी तो प्लस के साथ ओपन होगी, जैसे 1 + 2 है ना, जो कुछ भी लिखूंगी मैं। तो इसके अंदर क्या होता है, ai x की पावर i, और i रनिंग फ्रॉम 0 to n। इतना समझ आया। इस तरीके का होता है, आपने भी लिखा देखा होगा, बट मैं इसको बताती हूँ ये होता क्या है। तो देखो यहाँ पे मैंने आई की डिफरेंट वैल्यूज हम पुट करेंगे, i = 0 1 2 3 4 5। मैंने बोला कि पॉलिनोमियल में क्या होता है, पावर हमेशा 0 से शुरू होती है और 1 2 3 4 मतलब सारी पॉजिटिव होती हैं, ठीक है, और 0 से शुरू होती हैं। तो मैं यहाँ पे फिर मैं इसको ओपन करूँगी तो क्या हो जाएगा, i की जगह 0 रखो तो a0 x की पावर 0, तो ये तो a0 रह गया, फिर a1x + a2x² है ना, और ये कहाँ तक जाएगा, लास्ट में n है ना, आखिरी में समेशन कह रहा है कहाँ तक ऐड करना है, n तक, ठीक है। अब सबको समझ आएगा, हिंदी और इंग्लिश बस समझने की कोशिश करो, मैथ में हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो चलो आखिरी क्या हो जाएगा, an x की पावर n। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो मैंने a1 a2 a3 a4 अप टू an यूज़ करे हैं वो सारी कांस्टेंट चीज़ें हैं, और जो xi यूज़ हुआ है x की पावर 1 x x1, ये सारी जो xi's हैं वो क्या है, वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इतना आपको समझ आया। चलो अब टर्म्स क्या होती हैं, टर्म्स क्या होती है, जितने पार्ट्स हमारे वेरिएबल में आपको दिखे वही उसकी टर्म्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कितने पार्ट दिख रहे हैं, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, और पार्ट ज्वाइन किससे है, ये प्लस साइन से ज्वाइन है, ठीक है। तो तीसरा पार्ट ये अप टू n, तो इसमें कितने पार्ट्स हैं, n, ओके। तो पार्ट्स की डेफिनेशन यही हो गई, यानी टर्म्स क्या है, ठीक है। तो आपको टर्म समझ आ गया होगा कि जितने इसमें पार्ट हैं वही उसकी टर्म्स होती हैं। दूसरी चीज़ क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है, जैसे मैंने कोई भी एक्सप्रेशन लिखा वो पॉलिनोमियल वाला लिखा मैंने, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की बात नहीं हो रही है, अब हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, पॉलिनोमियल को मैंने एक्सपैंड किया, तो यहाँ पे मेरी हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है, n। तो वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर लिखी हो आप उसी को डिग्री बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, n, तो डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज n। ऐसे मैंने आपको पॉलिनोमियल का कोई एग्जांपल दिया, जैसे 2x³ + 7x² + 9x + 2। आपको दिखाई दे रहा होगा ये पॉलिनोमियल के जैसा ही लिखा है। देखो पहले इसकी पावर कुछ भी नहीं है, x की पावर 0 है, फिर x की पावर 1 हो गई, x की पावर 2 हो गई, x की पावर 3 हो गई। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा हो, है ना, आपको देखना पड़ेगा। बट क्या है, पावर कोई फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। चलो तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर कितनी है, 3, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3, ठीक है। इतना पता चला आपको, इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
फिर क्या बोला, कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स क्या होता है। अब जब मैंने बोला था ऐसे लिखा था a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, तो जो ये वेरी कॉन्स्टेंट चीज़ें लिखी हुई थी ना, वही क्या होता है, कोएफिशिएंट। तो जैसे देखो मैंने ये लिखा, आपको एग्जांपल दे रही हूँ, एक पॉलिनोमियल लिया मैंने px इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, ये लिखा। अब कोएफिशिएंट क्या होता है, टर्म्स का होता है, ना कि पूरे पॉलिनोमियल का, क्योंकि हर टर्म्स का कोएफिशिएंट अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के ऐसे बोले कि आप इसमें क्या है, मुझे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताइए, तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को गायब कर दीजिए और जितना बचे वही आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना आया, 9, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। आगे आपका आंसर, ऐसे पूछे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो आपको क्या करना है, एक्स वाले को छोड़ के इधर जो भी लिखा है वही आंसर हो जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7। अगर इसमें एक और टर्म इन्वॉल्व होती, माइनस ऑफ 7x की पावर 4, तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 कितना होता, माइनस ऑफ 7, ठीक है। जिसका पूछे उसको छोड़ के जो भी टर्म्स अगर हमारे जो कांस्टेंट में लिखा हुआ है वो सारा आप लिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है माइनस लगा तो आपने माइनस को छोड़ दिया, ठीक है, माइनस भी होगा। अगली चीज़ क्या करें, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब मैंने पॉलिनोमियल की आपको जनरल फॉर्म बता दी, अब पॉलिनोमियल के मैं आपको टाइप्स बताने वाली हूँ, ठीक है। तो टाइप्स किस तरीके के हम डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल्स को, पहला तो डिग्री के बेसिस पे और दूसरा टर्म्स के बेसिस पे, ठीक है। तो अगर देखो पॉलिनोमियल की दो चीज़ें हैं, पहला तो मैं डिग्री के बेसिस पे बताऊंगी और दूसरा टर्म्स के बेसिस पे। तो देखो यहाँ पे अगर डिग्री 1 हो, डिग्री 1 मतलब x की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1। मैंने बोला हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वही होती है डिग्री, तो डिग्री 1 यानी इसका एग्जांपल दूं तो किस तरीके का होगा, ax प्लस बी टाइप वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, इसमें क्या होता था, जैसे इसकी मैंने बोला डिग्री n है, तो इसका जो कोएफिशिएंट है ना an, वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया, किसी को अगर 0 से मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर 0 आता है। मैंने अगर इसको 0 कर दिया तो ये वाली चीज़ तो 0 हो जाएगी, है ना। तो इसकी नेक्स्ट वाली टर्म क्या होगी, an-1 x की पावर n-1, तो इसकी तो डिग्री फिर n-1 हो जाएगी, है ना। तो ऐसा ना होने के लिए मैं क्या करते हैं, जो ये हाईएस्ट वाला जो हमारे पास टर्म होता है उसका कोएफिशिएंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर कितनी है x की, 1, तो हाईएस्ट पावर वाले का जो कोएफिशिएंट होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर पॉलिनोमियल। हम 3 ही पढ़ने वाले हैं सिर्फ इसमें, ठीक है। पहला लीनियर, दूसरा डिग्री, अब जब मेरे पास क्या हो जाए 2, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, और डिग्री 2 वाले को क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक। मैं आपका एक तरीके से क्विक रिवीजन करा रही हूँ, ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लगे, आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी जल्दी चीज़ें सीखते हैं। दूसरा क्या है, डिग्री कितनी हो जाए, 3, डिग्री 3 हो गया, तो इसका एग्जांपल मैं जनरल फॉर्म एग्जांपल का दे रही हूँ, वेरिएबल की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू आप खुद पुट कर सकते हैं कुछ भी। तो इसका क्या हो जाएगा, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी पावर 3 है तो क्यूबिक। अब आपके दिमाग में एक आ रहा होगा, मैम अगर डिग्री 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो देखो आप जैसे डिग्री 0 हुआ, क्या हुआ, अगर डिग्री मैंने क्या ले लिया, 0, डिग्री 0 ले लिया, अब मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, x की पावर कितनी होगी हाईएस्ट, 0, तो आप पुट करो x की पावर 0, तो आंसर क्या आएगा, 1। तो ये आपको दिखाई दिया कुछ, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है तो वो कैसा पॉलिनोमियल होगा, कांस्टेंट, क्योंकि x की पावर आप कुछ भी 0 अगर डालते हैं तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। अब देखो x की मल्टीपल में आप कुछ भी लिख दो, 5 इंटू एक्स की पावर 0 तब भी 5 आएगा, 9 इंटू एक्स की पावर 0 तब 9 आएगा, है ना। तो मतलब क्या है, यहाँ से अगर ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। अपने शॉर्ट नोट में इसको ज़रूर डालिए, ठीक है, आ सकता है एग्जाम में। अगला क्या है, मैंने आपको डिग्री के बेसिस पे तो बता दिया, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है, अगर मैंने उसको टर्म्स के बेसिस पे किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, मतलब टर्म्स के बेसिस पे, अगर देखो टर्म्स कितनी है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 1, मैंने आपको टर्म्स बताई थी क्या होती हैं,
जितने पार्ट आपको पॉलिनोमियल में दिखे वो उतनी टर्म्स होती हैं उसकी। अगर एक टर्म है सिर्फ तो इसको क्या बोलते हैं हम, मोनोमियल। अगर आपको कोई कहीं पे भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसमें सिर्फ एक टर्म दी हुई है उसको मोनोमियल बोलते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाए, 2, तो इसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। और 3 हो जाए, है ना, ऐसे ही 3, 4 ऐसे बढ़ती जाए तो उसको फिर अगर जैसे ही पावर ज़्यादा होती जाती है तो उसको हम क्या, जैसे 3 हो गया तो 3 वाले को हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। ठीक है, ऐसे ऐसे अगर नंबर ऑफ अगर टर्म्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जाती हैं तब उसको हम फिर नाम क्या देते रहते हैं, पॉलिनोमियल, जो कि हमारा चैप्टर आज का है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको समझ आई। आपको लीनियर पॉलिनोमियल पता होना चाहिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल पता होना चाहिए क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, और पॉलिनोमियल जब नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा हो जाएँ। ठीक है, इतना समझ आया आपको, आगे पढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आपको कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसने कोई पॉइंट दे दिया, बोला इस पॉइंट पे वैल्यू बताओ पॉलिनोमियल की क्या होगी। तो एग्जांपल देती हूँ आपको, एग्जांपल से बहुत जल्दी समझ आएगा। जैसे मेरे पास px पॉलिनोमियल दिया है 9x² + 7x। उसने बोला ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपके पास, इसमें x = अगर x की वैल्यू 0 है तब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो मतलब दिया एट x = 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। दैट इज क्या पूछ रहा है वो, p(0) की वैल्यू कह रहा है, x की जगह 0 डालो और मुझे आंसर बताओ। तो इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। हमें पॉइंट दिया होगा एग्जाम में, आपको वैल्यू डालनी है, आंसर निकालना है। तो क्या हो जाएगा, p(0) = 9 × 0 की पावर 2 इज अगेन 0, 7 × 0 विच इज इक्वल टू 0। तो क्या पता चला, p(0) की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो यही होता है। अगला क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब मेरे पास कोई अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, कोई पूछे इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है ना, तो जीरो एक तरीके से जीरो और रूट दोनों एक सेम होती हैं, बट पॉलिनोमियल में उसको जीरो बोलते हैं। बट अगर आपके पास कोई इक्वेशन दी हुई है तो वही चीज़ उसकी रूट बन जाती है। ठीक है, तो जीरो का मतलब क्या होता है किसी पॉलिनोमियल में, अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है तो वो बोलता है उसमें ऐसा कौन सा एक्स की वैल्यू डालूं कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिल जाए मुझे। ये होता है ना, समझ आया आपको क्या होता है जीरो का मतलब, वैल्यू ऑफ x फॉर विच p ऑफ x = 0। ऐसा आपको x सर्च करना है सो दैट अगर मैं x की वैल्यू पॉलिनोमियल में डालूं तो उसका आंसर 0 आ जाए। ठीक है, जैसे देखो मेरे पास कोई एग्जांपल जैसे मैं ले रही हूँ 2x + 3 = 0। नो, अगर मैं इसको px नाम देती हूँ, एक सेकेंड, हाँ, तो अगर मेरे पास ये है px = 2x + 3, मैंने बोला इसका 0 बताओ क्या होगा, तो आपको क्या सर्च करना है, ऐसा x सो दैट p ऑफ x = 0। तो मैं क्या कर रही हूँ, लेट्स से px = 0 मैंने किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2x + 3 = 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट x = -3/2। तो यही इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0। मतलब अगर आप x की जगह -3/2 डालोगे ना इस वाली इक्वेशन में, तो आपको p ऑफ x की वैल्यू 0 मिलेगी। आप करके देखना, मुझे बताना कमेंट में। ठीक है, मैंने सबके कमेंट्स पढ़े थे कल। ठीक है, तो आप बताना कि ये 0 हो रहा है कि नहीं। आपको क्या करना है, x की जगह -3/2 डालना है और इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अगली चीज़ क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। अभी तक मैंने क्या पढ़ा कि पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, अब क्या मैं पढ़ रही हूँ, जीरो पॉलिनोमियल। तो मैंने कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करी, लीनियर की बात करी, क्वाड्रेटिक की बात करी एंड क्यूबिक की। आपके सिलेबस में इतना ही है सिर्फ, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, क्यूबिक तक ही आता है मोस्टली। ठीक है, तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो को ही हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में कभी आ सकता है कि जीरो पॉलिनोमियल क्या है, तो अगर आपके ऑप्शन में जीरो लिखा हुआ है तो आप उस पर ही टिक कर देना जस्ट। ठीक है, और एक क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है जो एग्जाम में, वो क्या आता है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। व्हाट इज डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, तो इसका आंसर क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये आपके ऑप्शन में क्लियरली लिखा होगा नॉट डिफाइंड, आप इस पर टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ऐसा क्या होता है, मैंने डिग्री को क्या बताया था, एक्स की हाईएस्ट पावर जितनी हो आप उसको ही बोल दो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या बोला, हाँ, तो अब देखो जैसे मैंने लिखा 0, तो 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 × x की पावर 1, है ना। तो सिमिलरली फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 × x की पावर 2, क्योंकि सबका आंसर 0 ही आएगा ना, ऐसे 0 × x की पावर n, सबका आंसर 0 आएगा। अब देखो आप, मैंने 0 को ये लिख दिया तो जिसने ये देखा उसको लगेगा कि x की हाईएस्ट पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, उसने 1 लिख दिया।
अब किसी ने सिर्फ इतना देखा तो बोलेगा अच्छा यहाँ पे तो x की पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। सिमिलरली किसी ने इसको देखा तो बोलेगा यहाँ पे x की पावर n है तो इसकी डिग्री n होनी चाहिए। ओके, बट सबका आंसर तो 0 ही आ रहा है और सारे अलग अलग बता रहे हैं डिग्रीज, तो इसकी डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड है, क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो आंसर क्या देता है आपको 0, तो इसलिए डिग्री ऑफ द 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब एक तरीके से बहुत पढ़ लिया 0 0 0, ये 0 होता क्या है, तो अगर आपको आपके स्कूल में पढ़ाया गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ाया गया तो मैं आपको बता रही हूँ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक्चुअली जीरो होता क्या है, जैसे मैं कोई ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स पे कट कर रहा है, यही होता है जीरो का मतलब। ठीक है, कहने का मतलब कि मैंने अभी बोला कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, आपको एक्स की ऐसी वैल्यू सर्च करनी है सो दैट आवर फंक्शन वैल्यू विल बी जीरो। ठीक है, हमारे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला था, एक्स such that f of x is equal to 0। तो मेरा यह कोई ग्राफ है, मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया ये ग्राफ बना मेरा, एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, इतनी जगह। अब कट करने का मतलब यही तो हो गया ना कि यहाँ पे मेरे ग्राफ की वैल्यू 0 है, इस वाले x1 पे और इस वाले x2 पे। अगर ये fx का ग्राफ है तो f ऑफ जब मैं x1 पुट करती हूँ तब भी इसका आंसर 0 आता है और जब मैं x2 पुट करती हूँ तब भी 0 आता है। तो 0 का मतलब ये हो गया जहाँ जहाँ पे ग्राफ x एक्सिस को कट करे, कहने का मतलब ग्राफ की वैल्यू जहाँ जहाँ पे 0 हो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसे आपको ग्राफ बना हुआ है, बोले कि बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो आप काउंट कर लो ग्राफ कहाँ पे, 2 जगह पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 2। चलो अगला क्या है, मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपको बता दिया। तो लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके का होता है ना, ax प्लस बी वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल का मुझे 0 निकालना हो तो क्या करेंगे हम, px इज इक्वल टू 0, पुट px इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज ax plus b is equal to 0, this implies x is equal to minus of b by a, और यहाँ पे हमें पता है is not equal to 0। तो लीनियर पॉलिनोमियल का 0 क्या होता है, x is equal to minus of b by a। तो ऐसे होता है, ऐसे ये लाइन कोई बनी हुई है तो इसका 0 कौन सा होगा, सिर्फ एक। लीनियर पॉलिनोमियल में सिर्फ एक 0 होते हैं। ऐसा होता है जितने पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है ना, मैक्सिमम उतने ही 0 मिलते हैं मुझे उस पॉलिनोमियल। अगर ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है, पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोस, ऑप्शन में दिया हुआ है 2 4 6 8, तो उसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल तो ग्राफ को एक ही जगह कट करेगा ना, एक्स एक्सिस को। तो जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसके मैक्सिमम रूट उतने ही मिल सकते हैं और उससे कम भी मिल सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, बट उससे ज़्यादा कभी नहीं मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो वो चीज़ कुछ और ही बन जाती है, उसको आपकी अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसको हायर स्टडीज़ में आप खुद पढ़ लेंगे। चलो, तो दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 2, तो इसके मैक्सिमम कितने रूट मिलने वाले हैं आपको, 2। और एक चीज़ बता दूं मैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक शेप में होता है। तो देखो इस तरीके का होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, पहले मैं जनरल फॉर्म लिख दूँ, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है पैराबोलिक शेप में, और ये मैंने कल आपको पढ़ाया था कोऑर्डिनेट में, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई, ये 0, इस तरीके का होता है। और ये डिपेंड किस पे करता है, ए पे। अगर मेरे पास ए पॉजिटिव है ना तो इसका ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ बनता है, मतलब ए अगर ग्रेटर, ये आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछ देगा डायरेक्ट, ऐसे लिखा होगा, जैसे एग्जाम्पल लिखा होगा 5x² प्लस 7x प्लस 2, तो इसमें से ऐसे जनरल बता रही हूँ मैं। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ ग्राफ। एक ये वाला बना होगा, एक ये वाला बना होगा, पूछेगा कौन सा वाला पॉसिबल है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a इज इक्वल टू 5 विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो इसका ग्राफ कौन सा होगा, ये। अगर यहाँ पे a की वैल्यू उसने कुछ ऐसे लिखी होती -5x² प्लस 7x प्लस 2, मैं जनरल बता रही हूँ, फिर से मैच मत करने लगना कि इसका मैम ग्राफ तो कुछ और ही आएगा, कहीं और से कट करेगा। ठीक है, मैं ये बता रही हूँ कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ओके, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, -5, मतलब नेगेटिव है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। तो अगर ऑप्शन में ये वाला आ रहा है तो इसका ये वाला सही होगा, है ना। तो ए पे डिपेंड करता है कि इसका ग्राफ ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा। तो नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो हाँ देखो, और मैं आपको बताऊं, ऐसे होता है
एक तो ये हो गया। तो इसमें आपको देखो एक भी जीरोस मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि देखो ये तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, कहीं पे कट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। सिमिलरली ये भी कट नहीं कर रहा है, तो इसके भी जीरो नहीं मिलेंगे। तो अभी मैंने क्या बोला था, ऐसा हो सकता है कि अगर उसकी n डिग्री है तो उसके एटमोस्ट n जीरोस मिलेंगे, बट उससे कम भी मिल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इसकी तो डिग्री 2 थी, लेकिन इसके पास तो एक भी जीरो नहीं है। मैक्सिमम 2 हो सकते थे, बट इसके पास एक भी जीरो नहीं। अब मैंने इसका ग्राफ ऐसे बना दिया कुछ, है ना, ऐसे भी तो पॉसिबल है, ऐसे। ये भी क्वाड्रेटिक का ही ग्राफ है। अब इसमें आपको देखो ये एक जगह पे टच कर रहा है एक्स को, सिर्फ एक जगह पे, तो इसका तो सिर्फ एक जीरो ही मिल रहा है मुझे, है ना। ये भी क्वाड्रेटिक है, बट इसके कितने 3 केसेस बनते हैं। यहाँ पे एक भी रूट जीरो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक है। मतलब कहने के वो 2 हैं, लेकिन दोनों जीरोस क्या है, एक पे कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब सेम वैल्यू आ रही है जो भी आ रही है। और मतलब और 2 केसेस वो कौन से हैं, या तो ऐसे बने या तो ऐसे बने। तो ये वाला कौन सा केस हो गया, इसके मैक्सिमम जीरोस कितने आ रहे हैं, 2, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे भी 2 मिल रहे हैं और 2। कहने का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 भी जीरो हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और एक भी जीरो नहीं हो सकता। इसे बहुत बेस्ट एग्जांपल था आपके लिए, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना, ठीक है। मतलब कोई मजाक नहीं है, आपको क्लियरली जो मैंने स्टेटमेंट दिए ये सारे पता होने चाहिए एग्जाम में। बस थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो पक्का वो क्वेश्चन आपसे नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने कोएफिशिएंट भी पढ़ लिया क्या होता है, पॉलिनोमियल भी पढ़ लिया क्या होता है, जीरोस भी पढ़ लिए क्या होते हैं। अब मुझे क्या पढ़ना है कि रिलेशनशिप कुछ तो होगा ना उनमें कि कैसे मैं कोएफिशिएंट को यूज़ करती हूँ। तो रिलेशनशिप क्या होती है लीनियर पॉलिनोमियल में, जैसे मैंने क्या बनाया था, ax प्लस बी इज इक्वल टू ax प्लस बी, ये था लीनियर पॉलिनोमियल px, और यहाँ पे क्या था, a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका जीरो क्या मिला था मुझे, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b बाई a, जब मैंने px को 0 पुट किया था, जब px को 0 पुट किया था। तो कुछ आपको रिलेशन पता चला क्या? ये तो मुझे पता है, ये 0 है और ये तो कोएफिशिएंट्स है ना। समझ आया? कुछ दिमाग काम कर रहा है, अभी मैंने पढ़ाया। अगर नहीं समझ आया तो सुनो मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b बाई ए, तो ये तो 0 है, मतलब x की वैल्यू जो भी आएगी वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, a, x की पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या है, y। तो आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b बाई ए। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, मतलब जीरोस क्या आ रहे हैं, माइनस ऑफ b, दैट इज कॉन्स्टेंट टर्म। b क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 1, है ना। जितने डिग्री का पॉलिनोमियल हो उतने से ही डिवाइड करनी है आपको, हाईएस्ट वाले से। तो इसकी हाईएस्ट कितनी है, 1, तो डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। तो आ गया रिलेशन, आपको पता चल गया, x इज इक्वल टू, मतलब 0 में क्या है, कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। सिमिलरली क्वाड्रेटिक का क्या होता है, जैसे अब देखो मेरे पास क्वाड्रेटिक क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे क्या है, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब मैं प्रूफ नहीं बता रही हूँ, आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा, जस्ट फॉर्मूले रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो इसके अगर 2 रूट हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी 2 जीरोज ऑफ इक्वेशन 1 ये है जैसे, ठीक है। तो इसका रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ b बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। ये समझ आया? c क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय सबसे ज़्यादा पावर वाले का कोएफिशिएंट, और उसमें सम वाले में क्या होता है, उससे एक लेस वाले का, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और माइनस का साइन आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, और अगर एक और क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो बच्चों लोगों को याद रहते हैं मोस्टली सबको, बट अगर डिफरेंस कभी पूछ देता है अल्फा माइनस बीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख रही हूँ, आप इसको ज़रूर अपने शॉर्ट नोट में डालिए। तो देखो आता कैसे, मैं बता रही हूँ आपको। जैसे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करना है, ठीक है, होल स्क्वायर करा आपने, तो ये कैसे खुलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आप इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड कर दो और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मैंने इसको ले लिया और इसको ले लिया। अब यहाँ से क्या बचा, एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो क्या बचा, माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा,
ये आपको समझ आया इतना कुछ? मैंने क्या किया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब आपको क्या होता है, हमेशा सबको सम ऑफ रूट्स याद रहता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स याद रहता है, बट डिफरेंस नहीं याद रहता है, और डिफरेंस ही पूछ देता है एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो डिफरेंस आपको क्या पता चला, अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पे स्क्वायर हटाया तो स्क्वायर रूट लग जाएगा इन सब के ऊपर। सो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे, अल्फा बीटा तो आपको पता होगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे डालो, स्क्वायर कर दो। अल्फा बीटा की भी वैल्यू पता होगी, यहाँ पे डालो, -4 से मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर रूट ले लो, आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब चलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल पे, तो थोड़ा क्लीन कर दूं मैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है मैं आपको डिटेल में बता दूं, शायद आपके स्कूल में ना बताया गया हो इसलिए, ठीक है। अगर आपको बताया गया, आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो आप सीखिए, ठीक है। चलो क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मैं ऐसा केस लेके चल रही हूँ कि इसके तीनों रूट मिलते हैं, ठीक है। तो इसके कितने मैक्सिमम रूट होंगे, सो लेट अल्फा बीटा गामा बी 3 zeros ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो रिलेशन बता रही हूँ मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, टाइम बहुत ना लगे इसलिए। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a, और जो हमेशा डिवाइड में होता है वो क्या होता है, जो हाईएस्ट मतलब पावर हो, जितने डिग्री का है उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है, और उसके एक हमेशा पिछले वाले को ऊपर में रखते हैं माइनस के साइन से। अल्टरनेटिव साइन होता है, एक बार माइनस आया है तो इस बार अगले वाले में प्लस आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा विच इज़ इक्वल टू प्लस ऑफ c/a। और थर्ड क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ d/a। आपको इतना तो पता होना ही चाहिए, चाहे कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो। पहला वाला लीनियर का पता होना चाहिए, दूसरा क्वाड्रेटिक के पता होने चाहिए, तीनों फॉर्मूले जितने ब्रैकेट में हैं सारे आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब क्या है, पहले मुझे कोई पॉलिनोमियल दिया रहा होगा, उसके रूट्स निकालने थे। अब मुझे रूट्स दिए होंगे, आपको पॉलिनोमियल बताना होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, अभी आप खुद ही देख लेंगे, ठीक है। तो चलो, अगर मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस क्या हैं, अल्फा एंड बीटा, तो जो पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या बनता है, जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, पॉलिनोमियल px जो बनेगा वो हो जाएगा x माइनस अल्फा इंटू y माइनस x x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। बस आपको कुछ नहीं करना है। अगर हाँ मतलब थोड़ा और अगर आपके ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है तो आपका काम है इसको ओपन करो, ठीक है। ओपन कैसे करते हैं मैं वो भी बता दे रही हूँ आपको। एक्स स्क्वायर इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, सबकी अल्टरनेट मल्टीप्लाई करनी होती है, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए, फिर क्या हो जाएगा, माइनस बीटा से करनी है, तो माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ से पता चला क्वाड्रेटिक क्या होती है। चाहे आप ये लिख कर डायरेक्ट छोड़ दो, अगर आपके ऑप्शन में मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है तो आपकी और आगे बढ़ना है, 2 स्टेप करने हैं, ओपन करना है। तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है फॉर्मूला। चलो क्यूबिक का चलते हैं। तो क्यूबिक के पास अल्फा बीटा गामा 3 रूट्स होंगे, तो इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, यहाँ से ऑब्वियस सी बात है क्यूबिक बनेगा और ये क्वाड्रेटिक बनेगा। तो आपको क्या करना है, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, ये कर देना है, आपका आ गया क्यूबिक। अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको ओपन करेंगे और मैच करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, जैसे हम छोटी क्लासेस में क्लास 1 फर्स्ट और सेकंड से ही शुरू कर देते हैं डिवाइड करना, ठीक है। जैसे 2 का 4 से डिवाइड करना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बट अभी तक हमने सब कुछ कांस्टेंट पे काम किया, बट हम हायर क्लासेस में 9th और 10th की बात कर रही हूँ मोस्टली। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल पे हम डिवीजन पढ़ने लगते हैं कि पॉलिनोमियल को मैम कैसे डिवाइड करते हैं। तो हमें क्या है, जैसे हम डिवाइड करते थे तो पहले छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते थे, सिमिलरली यहाँ पे भी हम छोटे वाले पॉलिनोमियल से बड़े वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। बट छोटे और बड़े का फ़र्क मैम कैसे करेंगे पॉलिनोमियल में, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे छोटा और बड़े का फ़र्क पॉलिनोमियल में क्या होता है, उसकी डिग्री पे डिपेंड करता है। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री ज़्यादा है तो वो बड़ा पॉलिनोमियल हो जाएगा, जिसकी डिग्री छोटी है वो छोटा पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो डिग्री कैसे पता करते हैं, डिग्री भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, डिग्री तो आप बता लोगे, है ना। तो देखो ऐसे होता है, अगर मेरे पास डिवीजन एल्गोरिथम, मैं आपको पॉलिनोमियल पढ़ा रही हूँ इसलिए पॉलिनोमियल का बता रही हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, px इज इक्वल टू fx और gx इंटू qx
प्लस आर एक्स वेयर डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। मैंने डिग्री को डी ई जी लिखती हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं। डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड आर एक्स इज रिमाइंडर, आर एक्स इज इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स। अब मैं सबके नाम भी बता दूं ये क्या है। तो जो हमारा पी एक्स होता है, आपने ये 3-4 चीज़ें तो सुन रखी होंगी और पता भी होगा आपको। तो यहाँ पे पी एक्स क्या होता है, पी एक्स होता है डिविडेंड, क्यू एक्स का क्या होता है डिवाइजर, और क्यू एक्स क्या होता है क्वोशिएंट, है ना, और ये क्या होता है डिविडेंड, और ये आर एक्स क्या है रिमाइंडर। इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आते हैं डिवीजन एल्गोरिथम पे। तो अब देखो रिमाइंडर ये पढ़ लिया, आपको समझ आया। पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स वेयर पी एक्स इज डिविडेंड, जी एक्स इज डिवाइजर, क्यू एक्स इज क्वोशिएंट एंड आर एक्स इज रिमाइंडर। अब हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब इसी पे बेस्ड एक रिमाइंडर थ्योरम है, एक फैक्टर थ्योरम है, जिसको ये दोनों थ्योरम आने के साथ साथ उसका एप्लीकेशन भी पता है, उससे कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है एग्जाम में। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है लेट्स से एफ एक्स, उसकी डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, ठीक है, कहने का मतलब या तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है या हायर डिग्री का पॉलिनोमियल है कोई। और मैं अगर मेरे पास लेट्स से पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है और मेरे पास कोई मैंने एक रियल नंबर लिया है, कोई भी मैंने रियल नंबर उठा लिया ए, है ना, और क्या है उसको अगर मैं इस पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, इसका फैक्टर मैंने क्या लिया, फैक्टर नहीं है, मैंने x माइनस ए को एक पॉलिनोमियल उठाया छोटी डिग्री का उससे, है ना। तो px की डिग्री क्या है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और a कोई रियल नंबर है एंड x माइनस ए से अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर विल बी p ऑफ a। तो आपके क्वेश्चन में क्या आने वाला, ऐसे दिया रहेगा, कोई आपको पॉलिनोमियल दिया रहेगा, बोलेगा इसको x माइनस ए से आपको डिवाइड करना है और आप इसका रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो आपको क्या कहना है, जो भी यहाँ पे कांस्टेंट में दिया होगा, जैसे x माइनस 2 दिया है क्वेश्चन में, तो आपको क्या कर देना है, पॉलिनोमियल में x की जगह 2 पुट करो, जो भी आंसर आए वही उसका रिमाइंडर होगा। ये एप्लीकेशन है, ठीक है। अब क्या है फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या होती है, अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, कहने का मतलब या तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है या हायर डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगर मैं उसको x माइनस ए, अगर x माइनस ए उसका फैक्टर है, देखो अगर किसी चीज़ का कोई फैक्टर होता है तो उसका रिमाइंडर नहीं बचता है ना। अगर पूरा पूरा जैसे 2 से मुझे 4 को डिवाइड करना है तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा ना, तो उसका रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो ऐसे ही अगर कोई किसी का फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्यों ही बचेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या था, जैसे अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स और उसकी डिग्री क्या है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ऐसा है कुछ, और तो इसमें क्या होता है इतना है, देन इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स देन p ऑफ a इज इक्वल टू 0। और मैंने अभी पीछे रिमाइंडर थ्योरम में क्या पढ़ा था, p ऑफ a की वैल्यू क्या होती है रिमाइंडर, क्योंकि वहां पर x माइनस ए जो था वो फैक्टर नहीं था, मैंने कोई भी रैंडम उठाया था पॉलिनोमियल उससे डिवाइड करा था। अब जब यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो गई तो ऑब्वियसली बात है वो उसका फैक्टर होगा। तो ये दोनों साइड से ट्रू होता है। अगर x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px देन p ऑफ a इज इक्वल टू 0 एंड इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0 फॉर ए गिवन रियल नंबर a देन x माइनस ए विल बी द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। ये दोनों साइड से ट्रू होता है, मतलब ये इफ एंड ओनली इफ, ये इधर से भी जाओ तब भी ट्रू है, इधर से जाओ तब भी ट्रू है, कहने का मतलब दोनों साइड से ट्रू है। अगर आपको ये दिया है तो ये ट्रू है, ये दिया तो ये। अब चलो पढ़ते हैं क्वेश्चंस। अब देखते हैं आपको कितना समझ आया है, मैंने आपको कैसा पढ़ाया है। आपको मतलब मैटर नहीं करती कि कितना आता है, बट आपको कंसेप्ट कितने क्लियर है वो अच्छी चीज़ है, ठीक है। आपको कंसेप्ट पता होनी चाहिए बस। तो पहला क्या है, वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज -3 देन द वैल्यू ऑफ a, है ना। तो किसी पॉलिनोमियल का जीरो कितना दिया है -3। अब मैंने क्या बताया, पॉलिनोमियल क्या होता था, जीरो क्या होता था, उसकी वैल्यू 0 जो होता था उसकी वैल्यू अगर आप px में डालोगे तो उसका आंसर कितना होगा 0, दैट इज p ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दी है मुझे -3 और px क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू a माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1। तो आपको क्या करना है, ये 0 दिया है
तो क्या हो जाएगा, p ऑफ -3 इज इक्वल टू 0, हम पढ़ के आए हैं ना। तो बस इसको सॉल्व कर दो, तो क्या हो जाएगा a -1 -3 का स्क्वायर प्लस a इंटू -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज 9 of a minus 1 minus 3a plus 1 is equal to 0. So this implies 9a minus 9 minus 3a plus 1 is equal to 0. So this implies 6a is equal to, कितना बचेगा यहाँ से 8, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू 8/6 दैट इज 2 4 जा 2 3 जा, तो a की वैल्यू क्या आई 4/3। तो कौन सा सही है ये। अब आपको थियरी समझ आ गई, क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं। देखो मतलब क्या था, यहाँ पे 0 दिया हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू अगर p में पुट करते तो आंसर 0 आ जाता। मैंने वही किया, सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस एंड सेकेंड कंडीशन ये दी हुई है, तब हमें a और b की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो क्या है, फैक्टर है। फैक्टर है कहने का मतलब रिमाइंडर 0 होगा, है ना। तो फैक्टर क्या है यहाँ पे, x + 2। अभी तक हम थियरी पढ़ रहे थे तो क्या लेते थे, x + a या फिर x - a, कुछ भी लेते थे। तो अगर x - a इसका फैक्टर होता था तो f ऑफ a की वैल्यू 0 होती थी। एक मिनट रुकना। हाँ ठीक है, तो क्या है, x + 2 इसका फैक्टर है। तो अगर x - a फैक्टर होता था तो f ऑफ a की वैल्यू 0 होती थी। तो यहाँ पे x + 2 है, तो x + 2 को अगर मैं इस फॉर्म में बनाऊँ तो क्या करूँगी, x - -2, तभी तो दिखेगा ये। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या पता चली, a इज इक्वल टू -2। तो अगर कोई फैक्टर है तो ये क्या बोलता था फैक्टर थ्योरम, f ऑफ a विल बी 0। तो f ऑफ a, यहाँ पे तो f ऑफ x की वैल्यू क्या दी हुई है, x² प्लस ax प्लस 2b। आप इस वाले a और b को इससे मत मैच कर देना, ठीक है। मैं आपको जस्ट समझाने के लिए किया है, कुछ भी मैच नहीं करना है आपको। यहाँ पे बस मैंने बताया है कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 0 की वैल्यू -2 है। तो आप जब f ऑफ -2 पुट करेंगे ना तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, -2 का स्क्वायर प्लस a इंटू -2 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट 4 - 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज 2 - a प्लस b इज इक्वल टू 0। मतलब -a प्लस b इज इक्वल टू -2। और दूसरी इक्वेशन क्या दी है मुझे, a प्लस b इज इक्वल टू 4। इन दोनों को सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ b इज इक्वल टू 2 दैट इज b इज इक्वल टू 1। सो b इज इक्वल टू 1 इसमें डालो तो क्या आ जाएगा, 2 - a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 3। सो b इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 3। ये आ गया आंसर, ठीक है, समझ आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द गिवन इन द गिवन फिगर द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल px इज शोन देन द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ps। अब मुझे पता है, मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया था कि जीरो कैसे देखते हैं ग्राफ पे। जहाँ पे जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करे, तो कितनी बार कट कर रहा है, सिर्फ एक बार कट कर रहा है ना एक्स एक्सिस को, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। फिर क्या, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड सेटिस्फाइंग द रिलेशन दिस देन द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, आपको मैंने रिलेशन बताया था कोएफिशिएंट और जीरोज में, तो वही यूज़ करना है हमें। तो एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस के। ओके, तो इसके जीरोज कौन कौन से हैं, अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ जीरोज क्या निकलता था, माइनस ऑफ b/a दैट इज ऑफ माइनस ऑफ 5/2 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, सो विच इज इक्वल टू k/2। तो हमें दिया क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 21/4। ये दिया हुआ है हमें। इसको कैसे सॉल्व करें, देखो आपको एक आइडेंटिटी पता है, बनानी होती है खुद से। जितने आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही समझ से बोलेंगे मैम आपको कैसे पता चल गया ये करना है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना समझ आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। मैंने एक अल्फा बीटा ऐड किया तो एक मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा विच इज़ इक्वल टू 21/4। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ना, माइनस ऑफ अल्फा बीटा विच इज़ इक्वल टू 21/4। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। मैं सॉल्व कर रही हूँ, आगे कुछ होगा आप करना। फिर अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस ऑफ 5/2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा बीटा इस k/2 विच इज़ इक्वल टू 21/4। आगे सॉल्व करो इसको तो क्या हो जाएगा, 25/4
minus k by 2 is equal to 21 by 4. So this implies k by 2 will be 25 minus 21 by 4, that is 1. So k is equal to 2. समझ आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको. k is equal to 2. चलो क्वेश्चन नंबर 5. इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ k. दो कंडीशंस दी हुई है, आपको देखना है. पहली कंडीशन ये है और दूसरी क्या कह रही है, एफ एक्स ये दिया हुआ है और अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस. तो यहाँ से मुझे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पता चल जाएगी. अगर जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसको एक चीज़ तो ज़रूर पता चल गई होगी, मैंने अभी बताया था बच्चों को सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट तो याद रहता है बट डिफरेंस नहीं याद रहता है. तो डिफरेंस आ गया ना यहाँ पे. अगर आपको रिलेशन पता होगा तो आप डायरेक्ट कर लोगे ये वाला क्वेश्चन. तो मैंने क्या बताया था, अल्फा माइनस बीटा क्या होता था, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा. ये पढ़ा था ना. तो आपको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा. सो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी बाई ए. तो माइनस ऑफ बी बाई ए इज 1, सो 5. एंड अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए. तो सी की वैल्यू क्या है, अब 1. तो पुट करो अल्फा माइनस बीटा और हमें दिया क्या है, इसकी वैल्यू 1. तो इसकी वैल्यू 1 दी हुई है. सो दिस इम्प्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दैट इज 25 माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा इज के, सो विच इज इक्वल टू 1. अब 1 का स्क्वायर करो चाहे स्क्वायर रूट करो, आंसर तो 1 ही आता है ना. तो मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया. तो क्या बचा, 25 माइनस 4k इज इक्वल टू 1. सो दिस इम्प्लाइज 25 minus 1 is 24 is equal to 4k. So this implies k is equal to 6. समझ आया, यही आपको कंसेप्ट याद रखने हैं. k is equal to 6. तो जहाँ पे हो टिक कर दो. चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या, इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस सच दैट दिस एंड दिस इज गिवन एंड द वैल्यू ऑफ c. फिर से मेरे पास दो कंडीशन है. सारा देखो अभी क्वाड्रेटिक पे ही चल रहा है सब कुछ, आगे कुछ भी नहीं बढ़ा है, ना क्यूबिक पे है ना लीनियर पे. तो ये दिया हुआ है मुझे px. तो क्या दिया है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ p टाइम्स x प्लस 1 प्लस सी. ओके, और क्या दिया हुआ है मुझे, अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इसको हम यूज़ करने वाले हैं. आप इसको ओपन कर सकते हो तो आपको कुछ कुछ रिलेशन दिखने लगेगा. तो पहले मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ. अल्फा बीटा क्योंकि इसके जीरोज़ हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस ऑफ बी बाई ए. अच्छा एक चीज़ और है, कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, माइनस ऑफ बी की जगह डायरेक्ट माइनस बी पुट कर देंगे, उनका सब कुछ गलत हो जाएगा पूरा आंसर. क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो x की मुझे करना क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा दिखता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का. मतलब x का होना चाहिए और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होना चाहिए और कांस्टेंट टर्म अलग होने चाहिए. बट इसको एक बार खोलो आप, देखो क्या दिख रहा है. इसको आप ओपन करो तो देखो कुछ दिख रहा है क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी. आपको कुछ दिखा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस सी माइनस पी, कुछ दिखा आपको. आप जो गलती करने वाले थे, यहाँ पे क्या है, x का कोएफिशिएंट सिर्फ माइनस पी है. अभी ऊपर आप क्या कर देते, कुछ और ही कर देते. और कांस्टेंट टर्म कितनी आ रही है, c माइनस पी. यही चीज़ देखने वाली थी यहाँ पे बस. तो अब निकालो, ये मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px. अब आप इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है. तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स इज माइनस ऑफ बी बाई ए. सो माइनस बी इज माइनस पी बाई ए इज 1, सो इट विल बी जस्ट p. एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई ए, दैट इज c माइनस पी बाई 1, सो विच इज इक्वल टू c माइनस पी. दो चीज़ पता चल गई. इसको कर रहा है अब. तो देखो कैसे करेंगे. अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपको इसके आगे सॉल्व करना पड़ेगा. तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो. पहली वाली इससे करते हैं, फिर इसके साथ करते हैं, फिर दूसरे वाले को दोनों के साथ करते हैं. तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो आप क्या ले लो, यहाँ से क्या पता चला, अल्फा बीटा और क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. पूछ क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, p, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, c माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इतना समझ आया. p से p कैंसिल आउट, सो c इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1. हो गया, ठीक है. बस यही थोड़ा देखने का था, तो आप अच्छे से देख के करिएगा सारे क्वेश्चंस. अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज क्वेश्चन मार्क. फिर से आपको मैं करा रही हूँ, ठीक है. देखो px दिया हुआ है क्या, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या मिलेगा मुझे, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट विल बी c बाई ए. ओके, दिस इज a. पूछ क्या रहा है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर
कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? ऑब्वियसली बात है, इसमें आपको समझ ही नहीं आएगा मैम इसमें वैल्यू कैसे डालूँ अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की। तो कैसे डालेंगे आप, इसमें से अल्फा बीटा कॉमन ले लो, है ना। तो अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो सॉरी हाँ, तो क्या मिलेगा, अल्फा बीटा कॉमन लिया मैंने तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर था तो एक अल्फा यहाँ पे बचेगा और बीटा तो इसके पास एक ही है, इसके पास 2 बीटा है तो एक बीटा बचेगा। अब आपको कुछ कुछ तो चमकने लगा होगा, कुछ दिखा, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, जस्ट वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, सो अल्फा बीटा इज c बाई ए एंड अल्फा प्लस बीटा इज माइनस ऑफ b बाई ए, सो आंसर विल बी माइनस ऑफ बी सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर, माइनस ऑफ बी सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, चलो इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस देन द डिफरेंस बिटवीन द जीरोज। अब तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है डिफरेंस वाला, तो ये दिया हुआ है मुझे, डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा निकाल लो और अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। तो ये तो बहुत जनरल वाली दी है, तो इसका क्या होता है माइनस ऑफ बी बाई ए, इसका होता है सी बाई ए, तो आ जाएगा आंसर। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा इज जस्ट सी बाई ए। इसको और सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस ऑफ 4c बाई ए। एलसीएम तो लेना आता होगा ना आप लोगों को, है ना। तो देखो एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे ए स्क्वायर है, इसके नीचे ए है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, क्योंकि इसके पास एक था तो 4ac हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट लो तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई, यहाँ पे स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा ए, तो कुछ मैच कर रहा है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ए। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9, इफ अल्फा बीटा एंड गामा, आया मजा, ये कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया अब इस बार। ठीक है, तो क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 देन द वैल्यू ऑफ दिस दिस एंड दिस। ठीक है, तो जिस जिसको याद होंगे वो तो कर लेगा, जिसको नहीं याद होंगे उससे नहीं होगा फिर। तो अच्छी बात है कि पहले ही आप सारे लर्न कर लें फॉर्मूलेस। ओके, तो हमें px क्या दिया है, क्यूबिक दिया है, तो 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। अब बताओ आप लोग फॉर्मूले क्या होते हैं, तभी तो वैल्यू आएगी इसकी। तो देखो क्या होता है, अगर इसके रूट्स क्या दिए हैं अल्फा बीटा एंड गामा, तो मैंने क्या बताया था, सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा प्लस गामा इज माइनस ऑफ बी बाई ए, तो माइनस इज माइनस 3 डिवाइड बाई 6 विच इज इक्वल टू माइनस 1/2 एंड अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा विच इज इक्वल टू, एक बार माइनस का यूज़ कर चुकी हूँ, अल्टरनेट होता है माइनस प्लस माइनस, शुरू माइनस से होता है, तो इस बार प्लस वाला आएगा और क्या करना है उसके अगले वाले को लिखना है, तो माइनस 5 डिवाइड बाई 6 विच इज इक्वल टू माइनस 5/6 एंड लास्ट वन इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो माइनस प्लस अगेन माइनस और 1 डिवाइड बाई 6। तो 3 वैल्यूज पता चली। पूछ क्या रहा है बताओ, 1 बाई अल्फा की वैल्यू प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा, ये पूछ रहा था। अब तो मैम मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, मैं वैल्यू कैसे पुट करूँ, इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इसको कैसे यूज़ करूँ। तो ऑब्वियसली बात है आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आपको सेकंड स्टेप जरूर करना है। तो देखो बहुत सिंपल हो जाएगा, इसमें से अल्फा बीटा कॉमन मिला, गामा एलसीएम सॉरी, तो इसके नीचे अल्फा है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस अल्फा बीटा, ये आ गया। अब तो सब कुछ चमकने लगा आपको। पहला वाला भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा वाला चीज़ यहाँ पे दिया हुआ, वैल्यू पुट करो, तो माइनस 5/6 डिवाइड बाय माइनस ऑफ 1/6, तो आंसर विल बी जस्ट 5। समझ आया। क्वेश्चन नंबर 10, 3 - 1, अच्छा अभी पूछ रहा था नहीं, यूज था रूट्स का, इस बार हमें जीरोस दिए हुए हैं, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछ रहे हैं। तो हमने आपको पढ़ाया ना फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्या बताया था, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा। सो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दी हुई है, तो पहला क्या दिया है अल्फा की वैल्यू x माइनस 3, x माइनस ऑफ -1 एंड एक गामा की वैल्यू क्या है -1/3, तो क्या हो जाएगा यहाँ से x माइनस 3 x प्लस 1 एंड x प्लस 1/3। अब बोलोगे मैम मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो मैच ही नहीं कर रहा किसी ऑप्शन से, तो ऑब्वियसली बात है सॉल्व करो आगे, है ना। तो अगला स्टेप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा,
इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई करी मैंने, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 1 की, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/3 और सॉल्व करो इसको, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस 3x माइनस 1। आप इसको सॉल्व करो और मुझे बताना कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। इसको सॉल्व करना, एक ये तरीका होता है, एक और तरीका होता है। जिससे देखो मैंने ये वाला तो बहुत आसान लगेगा, आपको याद कर लोगे, बट आपको इसको सिंप्लीफाई करके जाना पड़ेगा, तो 5-6 स्टेप हो जाएगा। अब मेथड 2 मैं आपको बता रही हूँ। मेथड 2 क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, आप लिखो एक्स क्यूब माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा लिख के फिर एक्स स्क्वायर लगा दो, फिर अल्टरनेट साइन तो प्लस आएगा, तो इस बार क्या कौन सा वाला लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स, फिर अल्टरनेट साइन तो माइनस आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा, है ना। तो आपको इसकी भी वैल्यू निकाल लोगे, आप इसकी भी निकाल लोगे, इसकी भी निकाल लोगे। जस्ट इसमें पुट करोगे तो आपको मतलब पहले या तो फिर आप ये करके बाद में सॉल्व करो, या तो आप पहले इनकी वैल्यू निकाल के डायरेक्ट पुट करो, तो आपको डायरेक्ट ऐसे वाला मिल जाएगा। आपको ये कुछ नहीं बोलना पड़ेगा मैम इसमें तो मुझे दिख ही नहीं रहा है क्यूब कुछ भी, है ना। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो ये मेथड 1 था और ये मेथड 2। आपको जो अच्छा लगे सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर बताना इसका। 11. The cubic polynomial with the sum of the product of its zeros taken 2 at a time. The product of its zeros are this and this. आ गया वैसा वाला। देखो इसमें मैं यूज कर सकती हूँ ना, हमें देखो क्या क्या दिया हुआ है। सम ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 2, और क्या बोल रहा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू दी है -7 और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दी है -14। क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल रहा है, तो बस क्या होता है क्यूबिक, अभी बताया मैंने, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। पुट करो वैल्यू जल्दी से। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, तो 2x स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है -7 और -14। जल्दी से देखिए आप कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या ऊपर, -7x प्लस 14 x, it should be x cube. So x cube minus 2x square minus of 7x plus 14, ये वाला मैच कर रहा है। 12 इफ आप देखो बाई क्वाड्रेटिक आ गया। बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक के जस्ट बाद वाला जिसकी पावर 4 हो, ठीक है, जिसकी डिग्री 4 हो। तो इफ x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपको कुछ बताया था अगर डिविजिबल होता है तो रिमाइंडर 0 आता है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो कह क्या रहा है ये, डिविजिबल बाय दिस एंड दिस, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके 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 ओके, तो अगर कोई चीज़ डिविजिबल होती है, कहने का मतलब अगर वो पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो फैक्टर होगा, मतलब रिमाइंडर 0 होगा। तो एक मेथड क्या है, मैं इस वाले पॉलिनोमियल से इस वाले पॉलिनोमियल को जब मैं डिवाइड करूंगी ना, तो मेरे पास जो रिमाइंडर बच रहा होगा उसको मैं इक्वल टू 0 पुट कर दूंगी, क्योंकि जो फैक्टर्स होते हैं वो किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। बस यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो किससे डिवाइड करना है मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे किसको, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, ठीक है, इसको डिवाइड करना है। चलो तो डिवाइड कैसे करते हैं, यहाँ पे मुझे 4 चाहिए, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो 4 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या मिला, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर। अब मुझे एक्स क्यूब बनाना है तो यानी x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स यानी प्लस ax, सो प्लस एक्स माइनस माइनस, तो 7x स्क्वायर प्लस a माइनस 1 इंटू एक्स, फिर क्या है लास्ट में b। अब मुझे क्या चाहिए 7x स्क्वायर, तो इसके पास x स्क्वायर है, सिर्फ 7 नहीं है, तो मुझे 7 चाहिए, तो मैंने 7 से वो कर दिया। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7x स्क्वायर प्लस 7,
तो ये माइनस माइनस ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या बचा a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस बी माइनस 7, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस बी माइनस 7, ये ज़ीरो होना चाहिए क्योंकि ये रिमाइंडर बच रहा है मेरे पास, इसको तो ज़ीरो होना चाहिए था ना। तो जैसे ही इसको मैंने ज़ीरो किया तो कोई दो चीज़ों का सम कब ज़ीरो होता है, जब वो दोनों चीज़ ज़ीरो रही होंगी, है ना। तो ये भी ज़ीरो होगा और ये भी ज़ीरो होगा, तो इसको ज़ीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस 1 एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1 एंड b माइनस 7 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 7। समझ आया कुछ? दो चीज़ को ज़ीरो अगर करना है आपको, या तो वो ऑपोजिट साइन की रही होंगी या तो दोनों ज़ीरो। जैसे देखो 5 प्लस माइनस 5, ये ऑपोजिट साइन की है, आंसर ज़ीरो आ गया। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, या तो दोनों ही ज़ीरो हों, तभी तो मैंने ये वाला केस लिया, या तो दोनों ये भी ज़ीरो होंगे तो दोनों को ज़ीरो करा, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7। कौन सा मैच कर रहा है बताइए आप लोग? दिस वन। Question number 13, if the polynomial this is divided by another polynomial this, then the remainder comes out to be x plus a। अच्छा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, देखो डिविडेंड दिया है और डिवाइजर दिया है और रिमाइंडर भी दिया है। तो मैं एक बार वेरीफाई कर लेती हूँ, फिर उसी से मुझे a और k की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो मुझे रिमाइंडर की वैल्यू दी है आर एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, ठीक है। और मुझे पी एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, x की पावर 4। चलो मैं सीधा डिवाइड ही करती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो किससे डिवाइड करना होता है मुझे, डिवाइजर से, हाँ यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से किसको डिवाइड करना है, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। आपको अगर थियरी पोर्शन क्लियर है तो आपके सवाल में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली होगी, ठीक है। तो मैंने थियरी तो अच्छे से पढ़ा दी आपको। अब देखो एक्स स्क्वायर से करेंगे क्योंकि मुझे एक्स की पावर 4 चाहिए, तो एक्स की पावर 4 कितना बचेगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x दैट इज माइनस 2x क्यूब, सो माइनस प्लस, सो इट विल बी 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर, और मुझे क्या चाहिए एक्स स्क्वायर दैट इज़ 4x, सो 4x, सो इट इज़ 4x क्यूब। अब क्या है, 4x को सबसे मल्टीप्लाई करना है एक एक करके, तो क्या बचेगा यहाँ से माइनस ऑफ 8x स्क्वायर और कितना आया प्लस 4kx, और यहाँ पे मुझे एक फिर उतारना पड़ेगा नीचे, इसको कैरी कर, सो माइनस ऑफ 25x। सब्ट्रैक्ट करो तो ये माइनस प्लस माइनस 16 प्लस 8 24x स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचेगा, दोनों माइनस माइनस के हैं ना, सो माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो 25 प्लस 4k इंटू एक्स, ओके। अब क्या है 24, मैंने फिर 10 को नीचे उतारा। अब क्या चाहिए मुझे, इसके पास क्या है 24x स्क्वायर, इसके पास क्या है सिर्फ x स्क्वायर, तो मुझे क्या चाहिए 24, सो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 24x स्क्वायर। अब 24 के इससे करेंगे तो माइनस ऑफ 48x प्लस 24k, फिर से सब्ट्रैक्ट करो तो ये ज़ीरो हो गया, ये प्लस ये माइनस। अब बताओ आप आंसर क्या आने वाला है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस ऑफ 25 माइनस ऑफ 4k प्लस करना है ना, सो प्लस 48x और क्या है 10 माइनस 24k। मुझे कुछ दिया था रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या दिया हुआ था x प्लस ए, रिमाइंडर वॉज x प्लस ए। तो पूछ क्या रहा, द वैल्यू ऑफ k एंड a। अब देखो मुझे कोई चीज़ अगर इक्वेशन में दी होती है तो कहने का मतलब उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें x का अगर ये इसके इक्वल है तो जो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है ना, x इंटू 1 इज x, तो इसको भी 1 के इक्वल होना पड़ेगा, और जो इधर वाला कांस्टेंट टर्म में बच रहा है वो उसकी कांस्टेंट टर्म के इक्वल होगा। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो देखो यहाँ से जब मैंने क्या किया, एक तरीके से हमने कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 25 प्लस 4k प्लस 48 इज इक्वल टू 1
एंड इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। सो 4k और कितना बचेगा यहाँ से प्लस 3 एंड 2 विच इज़ इक्वल टू 1. सो दिस इम्प्लाइज 4k इज इक्वल टू माइनस ऑफ 22. सो k इज इक्वल टू माइनस, कुछ गलत किया है क्या मैंने? कुछ तो मिस्टेक की है मैंने. x की पावर 4 माइनस ऑफ 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10. सो x स्क्वायर से मैंने किया तो x की पावर 4 माइनस ऑफ 2x क्यूब, एक चीज़ मैंने छोड़ा है ना ये वाला, प्लस ट्वाइस ऑफ k स्क्वायर kx स्क्वायर, ये वाली चीज़ मैंने छोड़ी है, kx स्क्वायर है ना. अब आगे इसको आप कर लेना या फिर मैं कराती हूँ, थोड़ा और करा देती हूँ. एक्चुअली मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैंने मिस्टेक करी है. आप इसको ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, ठीक है? क्योंकि मुझे अभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी पढ़ाना है, तो बहुत लेंदी होने जा रहा है ये लेक्चर. तो आप इसको सॉल्व करिए और मुझे बताइए इसकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, ठीक है? मैं आपको आंसर दे रही हूँ इसका. इसका आंसर आपका आ रहा है k इज इक्वल टू 5 एंड a इज इक्वल टू -5. ठीक है, आप इसको ज़रूर सॉल्व करिएगा क्योंकि बहुत लेंदी होने वाला है लेक्चर. आप इसको सॉल्व करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? मैं इसको आपको बता दे रही हूँ. इसका जो क्वेश्चन आएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 माइनस k. इतना हिंट आपको मैंने दे दिया है. आप सॉल्व करके मुझे ज़रूर बताइएगा किस किस का आंसर आया है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 14. फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस. इसका रिमाइंडर बताना है आपको, तो क्या करना है, इसको डिवाइड करना है. तो डिवाइड करो. एक चीज़ आप देखना कि अगर एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे ही मत लिख लेना. जब भी आपको डिवाइड करना है तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले टर्म्स को अरेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है, उसके डिग्री के अकॉर्डिंग. तो इसने देखो सब कुछ उल्टा लिखा हुआ है. इसने पहले एक्स स्क्वायर की पावर को आगे लिख दिया है, क्यूब को पीछे लिखा है. इसमें तो एक्स स्क्वायर को सबसे पीछे ले गया है, एक्स को आगे लिखा है. तो सबसे पहले आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा. तो मैं पहले देखो डिवाइजर को लिख रही हूँ. तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और दूसरा क्या आएगा यहाँ से, माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5. ठीक है, आपसे रिमाइंडर पूछ रहा है. देखो मैं इसको कर रही हूँ. तो क्या चाहिए मुझे, माइनस ऑफ एक्स क्यूब है इसके पास, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. सो माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स. सो ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल आउट. तो यहाँ से क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 5. अब क्या चाहिए यहाँ पे, इसके पास क्या है, -2 चाहिए, है ना? तभी तो मेरे पास बनेगा ये. तो ये कितना बनेगा, 2x स्क्वायर -2 से मल्टीप्लाई करी तो 2x स्क्वायर बन गया, माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 2. ओके, तो ये माइनस करेंगे, प्लस प्लस कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल हो गया. तो यहाँ से कितना बचा, 7. फिर से कुछ किया है क्या मैंने, माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1. तो मैंने एक्स स्क्वायर से मुझे क्या चाहिए था, पूछ क्या रहा है, रिमाइंडर पूछ रहा है ना, ठीक है. तो मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. सो ये कैंसिल हो गया, प्लस 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 5. तो मैंने क्या किया, -2. सो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x, ये यहाँ पे प्लस का 2 होगा ना, प्लस का 2 होगा, मैंने गलत किया. तो यहाँ पे जब माइनस होगा तो 5 माइनस 2 दैट इज 3. तो रिमाइंडर क्या आने वाला है यहाँ पे, 3. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं. अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. अब क्या पढ़ते हैं, देखो अब क्या मैंने अभी तक पॉलिनोमियल की बात करी, अब लीनियर इक्वेशंस की बात करें तो मैंने पढ़ लिया ना लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है. तो सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ने के लिए आपको पॉलिनोमियल पता हो गया है ना, ठीक है.
उसके बाद अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपको बता दिया क्या होता है मैंने, पॉलिनोमियल चैप्टर में ही डिस्कस कर दिया है। इक्वेशन क्या होता है, जो भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन उसको अगर आप इक्वल टू 0 पुट कर दो तो वही आपका क्या बन जाता है, इक्वेशन। जैसे मैंने लिया था, इसका एक एग्जाम्पल मैं दे दूंगा आपको, 2x³ + 7x, है ना, ये है। तो अगर मैंने इसको क्या किया, 2x³ + 7x = 0, अगर मैंने ये कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, यही एक्सप्रेशन एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर क्या करें, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन मतलब उसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी, तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो और एक वेरिएबल हो सिर्फ, तो जैसे क्या हो जाएगा, 2x + 1 हो गया एग्जाम्पल। लीनियर भी है क्योंकि इसकी पावर 1 है हाईएस्ट, है ना, और वेरिएबल सिर्फ x इन्वॉल्व हुआ है। दूसरा क्या हो सकता है, 5y + 2, है ना, कुछ इस तरीके का। अगला क्या है, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब सोल्यूशन क्या होता है, ऐसी वैल्यू ऑफ x सच दैट p ऑफ x = 0, है ना। तो अगर मैंने लिया इसका एग्जाम्पल 2x + 3 px = है ना, ये लीनियर है, इसका सोल्यूशन कब मिलेगा, जब px = 0। सो दिस इम्प्लाइज 2x + 3 = 0, सो दिस इम्प्लाइज x = -3/2। तो यही इसका क्या हो गया, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर है तो इसका सोल्यूशन एक ही तो मिलेगा ना, पहले बता दिया मैंने। अब क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो अभी मैंने एक वेरिएबल में पढ़ी, अब 2 वेरिएबल्स में पढ़ने वाले हैं। तो कैसा होता है, ax + by + c = 0, ये जनरल फॉर्म होती है। आपको वेरिएबल्स भी मैंने पढ़ा दिया पॉलिनोमियल में। तो देखो, ये पहला वेरिएबल है x और ये दूसरा वेरिएबल है y, और ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, और कंडीशन क्या होती है, a ≠ 0 एंड b ≠ 0। ठीक है, ऐसा क्यों मैम, ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो अगर मैंने a को 0 पुट कर दिया तो यहाँ पे तो फिर तो सिर्फ एक वेरिएबल वाला बचा, फिर तो केस ये वाला बन गया, है ना, कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब जैसे ही मैंने इस वाले को 0 कर दिया तो फिर से सिंगल x में बचा, इसलिए इसको कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y शुड नॉट बी 0 फॉर बीइंग द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, चलो अगला क्या है, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब देखो, जब हम सिंगल वेरिएबल की बात करते थे, ठीक है, तो उसमें क्या होता था, सिर्फ एक वेरिएबल होता था तो उसका 1 0 मिलता था। यहाँ पे भी 1 0 ही मिलेगा, लेकिन वो पेयर में मिलेगा हमें, क्योंकि इसकी कैसी होती है, ax + by + c = 0। तो इसमें क्या होगा, x और y की मुझे ऐसी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी सो दैट दिस पॉलिनोमियल, अगर मैंने इसकी पॉलिनोमियल ले लिया, इक्वेशन ही ले ली, चलो ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करा दें, तो इसको 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे ना, x एंड y। तो इसके सोल्यूशंस किस तरीके के दिखेंगे, आपको ऐसे पेयर में लिखोगे। जब भी आपको सोल्यूशन लिखना पड़ेगा इसका, तो आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलो अब एक चीज़ और बता दूं मैं, अगर मेरे पास जैसे कोई लाइन है ना, जैसे 2 वेरिएबल्स की है ये, ax + by + c = 0, तो इसके जो 2 सॉल्यूशंस बनेंगे ना, उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, है ना। तो जितने भी इस लाइन पे पॉइंट होंगे ना, वो सारे ही इसके सोल्यूशन होंगे। कहने का मतलब क्या हो गया, ईच x, y इज अ सोल्यूशन ऑफ ax + by + c = 0 एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब जो भी पॉइंट्स इस पे होंगे वो उसके सोल्यूशंस होंगे, और जो भी इस लाइन के सोल्यूशंस आप ढूंढोगे ना, वो सारे पॉइंट्स जो है इसी लाइन पे लाई करेंगे। जैसे आपको ये कोई भी लाइन दी हुई होगी, ठीक है, आप इसके सोल्यूशन कहीं से भी ढूंढ के लाओ, अगर इसके सोल्यूशन है ना तो इस लाइन पे ही लाई करेंगे, और अगर इस लाइन के कोई भी तुम पॉइंट उठाओगे तो ऑब्वियस सी बात है ये उसके सोल्यूशन होंगे। यही कहना चाह रहा है बस। अगला क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और सिस्टम ऑफ। अब क्या है, मैंने लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल। अब हम सिस्टम की बात पढ़ने जा रहे हैं, या पेयर्स की बात करने। अब मुझे पेयर्स में दिया हुआ है, जैसे a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। इसको ही हम क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और कंडीशन क्या है, a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 रियल नंबर्स हैं कोई, तो इसको ऐसे लिखते हैं बड़ी क्लास में से, बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यू कैन से आर रियल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, रियल कॉन्स्टेंट्स। और एक चीज़ क्या होती है, ये दोनों 0 नहीं होने चाहिए एक साथ, दैट इज a1² + a2 b1² इज नॉट इक्वल टू 0 एंड, ठीक है, ये 0 नहीं होने चाहिए कभी भी, इतना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको यही चीज़, अगर मतलब उसने कोई 2 इक्वेशंस पेयर में लिख दी तो वही आपका सिस्टम बन जाता है, ठीक है, बस इतना था।
अगला क्या है, सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अब मुझे क्या पता चला, अब मुझे इसके भी सोल्यूशन निकालने होंगे एक साथ, मतलब दो दो इक्वेशंस के एक साथ सोल्यूशन कैसे निकलेंगे। पहला देखो ग्राफिकल मेथड है, अगर मेरे पास कोई दो लाइन है ऐसी, पहली L1 है दूसरी L2 है, तो जितनी जहाँ पे वो एक दूसरे को कट करती हैं वही उसका सोल्यूशन होता है। अगर आपको ग्राफ में पता लगाना है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, तो अगर ग्राफ में दिया हुआ है आपको लाइन पता है, तो जहाँ पे वो कट कर रहा है वही उसका सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब अगर मेरे पास कोई इंटरसेक्टिंग लाइन है दो, उसकी सिर्फ एक सोल्यूशन मिलेगा, और वो सोल्यूशन क्या होगा, जहाँ पे वो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमेशा यूनिक सोल्यूशन मिलता है। दूसरा क्या है, अगर वो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गई L1 और L2, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मतलब इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो सारे इसके सोल्यूशन होंगे, इस लाइन पे जो भी पॉइंट होंगे वो इस लाइन के सोल्यूशन होंगे। कहने का मतलब कोई तो सोल्यूशन मैच ही नहीं कर रहा मैम, है ना, कोई मैच नहीं कर रहा ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो पैरेलल लाइन के पास कोई भी सोल्यूशन नहीं होते हैं। तीसरा क्या है, अगर वो लाइन पहली वाली लाइन L1 है और दूसरी लाइन जो है L2 वो भी इसी के ऊपर ही रख दी एकदम मैंने उठा के, ठीक है, एकदम इसी के ऊपर है, कोई भी गैप नहीं है बीच में, सो L1 और L2, तो आप तो बोल सकते हो मैम इस लाइन पे जो भी सारे सोल्यूशंस थे, जो भी पॉइंट्स थे, ऑब्वियस सी बात है जो पॉइंट्स होते हैं वही इसके सोल्यूशन होते हैं, तो मैम आपने दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर रख दी, फिर तो दोनों के सोल्यूशन एकदम सेम हो गए। और एक लाइन पे कितने इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं, हम काउंट थोड़े कर पाएंगे इसके पास कितने ज़्यादा पॉइंट्स हैं, तो इनके पास कितने हो गए, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। ये इनफाइनाइट का साइन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अगर लाइन कोइंसाइड करती हैं इनको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, चलो अब एक मैं आपको ऐसे बता दूं कोएफिशिएंट में, जैसे मैंने बोला पेयर ऑफ सिस्टम क्या लिया था मैंने, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, हमें ये दिया हुआ था। अब बोलो कि मैम हाँ ठीक है मैंने ऐसे तो समझ लिया, बट अगर मुझे सॉल्व करना हो तो मैं कैसे करूँगे, है ना, मतलब कैसे करेंगे, और मुझे अगर मुझे ऐसे कुछ दिया रहा होगा, मुझे कोएफिशिएंट से चेक करना हो तो क्या होता है, जैसे देखो मुझे ये दी हुई है, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ स्टार को, और पहला क्या होता है, अगर ऐसा कुछ हो गया, आप इसका कोएफिशिएंट उठाओ और इसका उठाओ a1 बाई a2 विच इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो ये लाइंस ना इंटरसेक्ट वाली लाइन होंगी, मतलब इसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर आपने चेक किया और ऐसा आ रहा है तो ये वाला हो जाएगा। दूसरा केस आप चेक कर लो, अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो ये लाइंस पैरेलल होंगी, मतलब नो सोल्यूशन होगा। और तीसरी चीज़ क्या है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 विच इज़ इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, तो ये लाइंस कौन सी हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो यहाँ से कितने मिलेंगे सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, आपको इतने मेथड पता होंगे, 6 मेथड मैंने बता दिए आपको, पहले ग्राफ से 3 बताए हैं और 3 इनसे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, बट एक चीज़ क्या है, आपको सब कुछ याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई भी वो नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा। चलो अगला क्या है, अलजेब्राइक मेथड। अब उसके बाद आपको पेन उठाना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक आपने बिना पेन उठाए सारी चीज़ें कर दी कि डायरेक्ट टिक कर दिया, अब आपको पेन चलाना पड़ेगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी और आपको मतलब ऐसे दिया होगा कि आपको मतलब पेन ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो पहला मेथड क्या है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब मेरे पास कोई पेयर ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स दी हुई हैं, तो आप क्या करो कि एक इक्वेशन की वैल्यू दूसरे वाले में पुट करो और आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा क्या है, एलिमिनेशन मेथड, या तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या कुछ भी वैल्यू आप उसकी मतलब पुट करके निकाल सकते हो। दूसरे वाले में क्या है, एलिमिनेशन मेथड है, आप कोएफिशिएंट सेम करो पहली वाली इक्वेशन के दूसरी वाली इक्वेशन के साथ, किसी एक वेरिएबल के, उसको कैंसिल आउट कर दो, फिर आपके पास एक वेरिएबल बचेगा, वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। तीसरा मेथड क्या है, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपको 2 लाइन्स दी होंगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आपने पढ़ा होगा, तो हम ये सारे मेथड्स यूज़ करने वाले हैं अब क्वेश्चंस में। आई होप कि आपको मैंने सारी थ्योरी बता दी है, अब आप जो भी आपको डाउट है वो सारे आपके क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नहीं होते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं नेक्स्ट डे कवर करूँगी। ठीक है, चलो तो सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, अब जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है ना, वो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से ही सॉल्व हो जाती हैं। वो प्रॉब्लम्स एज पे बेस्ड हो सकती हैं, वो टाइम एंड डिस्टेंस पे बेस्ड हो सकती हैं, वो आपके मार्केटिंग से बेस्ड हो सकती हैं कि उसको इतनी सैलरी मिलती थी, उसने इतना बचाया मतलब सेव किया तो क्या हो जाएगा आंसर। ओके,
तो ऐसे बहुत सारी टाइप की चीज़ें हैं। तो अब देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, और PYQs भी हैं, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना। तो पहला क्या कह रहा है, सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस विल बी। अब आपको लग रहा होगा मैम इसमें तो x और y जो है वो तो नीचे दिया हुआ है, अब क्या करें, ये तो बड़ी अजीब सी लग रही है इक्वेशन। तो इसको क्या बनाया, मैंने बोला कि अगर आप इसको ना थोड़ा इसमें कुछ अपने आप से कोई अदर वेरिएबल, एक और ये मेथड है, इसमें आप अपने आप से कोई वेरिएबल्स पुट कर सकते हो और उसको आसान बना के सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, जैसे मेरे पास पहली इक्वेशन क्या दी है, 5 डिवाइड बाई क्या दिया हुआ है x माइनस 1, और क्या दिया है 1 डिवाइड बाई y माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 2। अब कह रहे मैम इसमें तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ आपने तो इस टाइप की बताई थी, ऐसे दिया रहा होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये तो बहुत सिंपल सी दिख रही है, बट ये तो बड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको कैसे करना है। तो आपको कैसे करना है, आप क्या करो, ये ऐसे ही तो लिखा हुआ है अगर आप देख पा रहे हो तो, 5 इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1 बाई वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ऐसे ही तो दिख रही है ना आपको। और दूसरी वाली इक्वेशन में भी सेम यही दिख रहा है, 6 इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 एंड 3 इंटू 1 बाई वाई माइनस 2। तो आप क्या करो, 1 बाई एक्स माइनस 1 को ना u पुट कर लो, और 1 बाई वाई माइनस 2 को v पुट कर लो। आप इतना तो कर सकते हो ना, बहुत आपको क्विकली माइंड में ये सब चीज़ें आनी चाहिए। जैसे एग्जाम में बैठो आप, तुरंत आपको स्टेप करना चाहिए, अच्छा मैम यहाँ पे तो ये है, आपको ये पुट करना पड़ेगा और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी। चलो अब मैं यही करने वाली हूँ। सो 1 बाई एक्स माइनस 1 की जगह u और 1 बाई वाई माइनस 2 की जगह v पुट के सॉल्व करने वाली हूँ, ठीक है। तो चलो करते हैं सॉल्व। आपको जहाँ भी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सी दिखे, फट से आपको बनाना है, दूसरे वेरिएबल में इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो 5 इंटू क्या हो जाएगा u, इक्वेशन 1 मेरी क्या बन जाएगी, 5 इंटू यू प्लस v, 1 इंटू वी है ना, विच इज़ इक्वल टू 2। और दूसरी इक्वेशन क्या इम्प्लाई करेगी, 6 इंटू यू माइनस ऑफ 3 इंटू वी इज इक्वल टू 1। अब मुझे मिल गया ये, अब दिख गई आपको ना वैसे ही जैसे मैं पहले बताई थी आपको। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर वाली को, तो 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, 15 u प्लस 3v इज इक्वल टू 6। तो ये तो कैंसिल हो रहा है, तो क्या बना 21 u इज इक्वल टू 7। सो दिस इम्प्लाइज दैट u इज इक्वल टू 7 बाई 21 विच इज इक्वल टू 1 बाई 3। u की वैल्यू आपको पता चल गई, अब u की वैल्यू उसमें डालो तो v मिल जाएगा। सो 5 इंटू यू इज 1 बाई 3 प्लस 1 इंटू वी इज इक्वल टू 2। सो दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू 5 बाई 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3, है ना। 5 माइनस 6 विच इज़ माइनस 1 डिवाइड बाई 3, ओके। अब देखो u की वैल्यू क्या पता चली है हमें, 1 बाई 3, एंड v की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 1 बाई 3। मैंने मिस्टेक किया है ना, देखो यहाँ पे v पॉजिटिव में है, इस वाला ये वाला इधर जा रहा है, तो ये तो प्लस होगा ना, ये इसको माइनस होना पड़ेगा ना, तो ये प्लस का आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब मेरे पास u पता चल गया और v पता चल गया, तो u किसके इक्वल था, x माइनस 1 के, और v किसके इक्वल था, 1 बाई वाई माइनस 2। सो यहाँ से क्या पता चलेगा, दिस ये तो ये ऊपर वाला मतलब इसको दोनों को उल्टा कर दिया मैंने, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4 and y minus 2 is equal to 3, so this implies that y is equal to 5. So x is 4, y is 5, कहाँ पे है 4 and 5, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। 16 द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस आर टू लाइन्स, टू विच लाइन्स। अच्छा आपको मैंने बता दिया ना कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, पैरेलल क्या होती है, इंटरसेक्टिंग क्या होती है, परपेंडिकुलर अगर नहीं बताया तो फिर से बता देती हूँ, कल बताया था मैंने आपको वैसे कोऑर्डिनेट में, है ना। परपेंडिकुलर लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे मैंने आपको एक्स वाई प्लेन नहीं पढ़ाया था, वैसे इसको अगर लाइन L1 ले लो, इसको लाइन L2, और 3 तो मैंने बता ही दिया है अभी। चलो सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, कैसे चेक करते हैं अगर आपको ऐसे दिया हो, तो मैंने क्या कुछ बताया था आपको, क्या कोएफिशिएंट से चेक कर लो आप। तो हम क्या करने वाले हैं, क्या चेक करने वाले हैं, क्या a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 में क्या रिलेशन है। अगर जो रिलेशन तीनों में से सेटिस्फाई करेगा भाई उसका आंसर हो जाएगा।
तो चेक करते हैं। तो A1 बाई A2, सो A1 इज़ 5 हियर एंड A2 इज़ 3, माइनस ऑफ 15 एंड B2 इज़ माइनस ऑफ 9 एंड C1 इज़ 8, C2 इज़ 24 बाई 5, दैट इज़ 5 ऊपर चला जाएगा तो 3 5 जा एंड 3 जा 9, और ये तो कैंसिल हो गया। तो कुछ दिख रहा है क्या आपको? तीनों सेम आ गए ना, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। जब सारे ही इक्वल होते थे तो वो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या करती थी? कोइंसिडेंट होती थी ना। तो कितने सोल्यूशन मिलेंगे इस पे? तो सारे ही है ना, तो कितने? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, एंड ये लाइंस कैसी होंगी? कोइंसिडेंट लाइन। तो इसका आंसर ए वाला हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताने के लिए बताया था, ठीक है। तो इसका फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस विल बी। अब देखो, अगर आपको खुद से मेहनत करनी है तो आपको खुद से करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं तो बता ही दूंगी, ठीक है। तो मैं इतना और आपकी हेल्प कर सकती हूँ। यहाँ पे भी कुछ आपको कुछ अलग सी दिख रही होंगी इक्वेशंस, है ना, तो फिर से बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप क्या कर लो, 1 बाई एक्स को u मान लो और 1 बाई वाई को v मान लो, सॉल्व कर दो। तो पहली इक्वेशन क्या मिल गई? 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13, और दूसरी क्या मिली? 5u माइनस 4v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2, है ना। आपको सॉल्व करके इसका आंसर मुझे बताना है कमेंट में। जो भी आपको x, देखो u और v की वैल्यू मिलेगी ना, उसको आप उल्टा कर देना, x और y की वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो आप इसका आंसर मुझे बताना कितना आ रहा है, ठीक है, मैं चेक करूँगी। चलो 18, इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 20, देन द वैल्यू ऑफ a माइनस b। तो क्या दिया है मुझे? a प्लस बी इज इक्वल टू 5, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 20। तो इसको सॉल्व करना है मुझे। तो मैं क्या कर सकती हूँ? पहली वाली इक्वेशन को अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगी? ये 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 15, सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ से क्या मिला? माइनस ऑफ b इज इक्वल टू 5, है ना। सो b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5। इसकी वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करो तो क्या हो जाएगा? a ऑफ माइनस b विच इज इक्वल टू 5। सो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 10। पूछ क्या रहा है? वैल्यू ऑफ a माइनस b। सो a माइनस b विल बी 10 ऑफ माइनस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 विच इज इक्वल टू 10 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 15, ठीक है, समझ आया। सो 15 का है ये। नेक्स्ट, solution of the pair of equations 4x plus py plus 8 is equal to 0 and this will be unique for the value of p। तो यूनिक सोल्यूशन कब मिलता था? जब लाइन मेरे पास क्या होती थी? इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती थी। तो इंटरसेक्टिंग कब होता था? जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है, इस तरीके का होता था, तभी तो लाइन इंटरसेक्टिंग होती थी। तो a1 इज 4 हियर एंड a1 बाई a2 इज 2 which is not equal to b1, so b1 is p and b2 is 2, so 2 2s are 4, so this implies that p is not equal to 4। इसके लिए इसके पास क्या मिलेगा? यूनिक सोल्यूशन। चलो क्वेश्चन नंबर 20, 8 men and 12 boys can complete a work in 10 days while 6 men and 8 boys complete in 14 days। the time taken by 1 man alone to complete the work, ठीक है। तो मुझे क्या दिया हुआ है यहाँ पे? तो मैंने 8 जो है 8 men and 12 boys can complete a work in 10 days, ओके। तो देखो, लेट men and boys the work x and y in 1 day रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मैंने क्या जूम किया कि मैन जो है एक दिन में कितना काम करता है? x, और क्या है? बॉय क्या करता है? बॉयज़ जो है y, ठीक है, मैंने ये जूम किया। अब वो बोल क्या रहा है? 8 men and 12 boys can complete a work in 10 days, ठीक है। तो 10 दिन में करते हैं, मैंने एक दिन का लिया अभी, तो क्या हो जाएगा? देखो ये सारे एक एक दिन के हैं ना,
एक्स एंड वाई। तो 8 men एक दिन में कितने करेंगे? 8 इंटू, या आप ऐसे कर सकते हो, देखो x बाय 1 डे यानी, है ना, तो 12 boys can complete a work in 10 days. So x by 8 plus y by नो अच्छा देखो, तो अभी क्या था, मतलब ये मैंने क्या लिखा था, मतलब ये टाइम दिया हुआ था, है ना, मैं इसको कुछ और ही काउंट, ये मुझे टाइम दिया हुआ है एक्चुअली, ठीक है। तो मुझे ये क्या है, 10 दिन में इतना करते हैं, और मैंने क्या लिया है कि मतलब इन 1 डे उनको कितना टाइम लगता है, सॉरी है ना, उनको मैंने 1 डे में टाइम जो लिया, इन 1 डे टाइम टेकिंग बाय men and 1 boy is equal to x and y respectively, ठीक है, उनको इतना टाइम लगता है। अब बोल क्या कह रहा है, 10 दिन में बोल रहा है, और कितने, 8 men and 12 boys, मैंने सिंगल को लिया, एक मैन एंड एक बॉयज़ को x and y टाइम लगता है, ठीक है। तो वो जब 10 दिन की बात कर रहा है तो और कितने, 8 बॉयज़ हैं, तो क्या हो जाएगा 8 बाय x इतना टाइम लगेगा इनको, प्लस यहाँ पे कितने 12 बॉयज़ हैं, और बॉयज़ को कितना टाइम लगता है एक दिन का y, तो टोटल 10 डेज हैं, तो 1/10 कर दिया मैंने, मतलब मैंने पर डे का निकाला, यहाँ पे टोटल 10 दिया हुआ था, मैंने इसको 10 से डिवाइड कर दिया, तो मतलब मैंने पर डे की इक्वेशन बनाई, तो पहला वाला ये बना, और दूसरे वाले की अगर जब मैं बनाऊंगी तो यहाँ पे 6 मैन है, तो उनको एक दिन का टाइम मतलब निकालने के लिए मैंने इससे डिवाइड करा, प्लस 8 डिवाइड बाई y विच इज़ इक्वल टू इन 14 डेज, इसमें उसको 14 डेज लगते हैं, तो ये इक्वेशन 2। तो ये दोनों चीज़ें हमें दी हुई हैं, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, और क्या निकालना है, टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। तो मेरे से मैन की पूछा, यानी वो x की वैल्यू पूछ रहा है मेरे से, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने अगर 1/x को ले लिया u एंड 1/y इज v, ठीक है। तो यहाँ से पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 8u प्लस 12y 8u प्लस 12v इज इक्वल टू 1/10, और दूसरी वाली क्या बन जाएगी मेरे पास, 6u प्लस 8v, यस 6u प्लस 8v इज इक्वल टू 1/14, ठीक है। इतना बन गया मेरे पास। अब इसको सॉल्व कर लो आप, तो सॉल्व करेंगे तो देखो मैंने क्या किया, दोनों को मुझे सेम बनाना है, किसी एक को सेम बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, इस वाले को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से, और इस वाले को 4 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये 24 मिलके ये कैंसिल हो जाएगा ना, है ना। तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, 24u प्लस 36v इज इक्वल टू 3/10, और दूसरा क्या मिला यहाँ से 4, यानी 24u 32v विच इज इक्वल टू 4/14, ठीक है। इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस, तो यहाँ से क्या बचा, 36 माइनस 32 दैट इज 4v विच इज इक्वल टू 3/10 माइनस 4/14। अब देखो आपको आगे इसको सॉल्व करना है, तो 10 और 14 का एलसीएम क्या होता है, 2 5 जा 10, 2 7 जा, है ना, 7 5 दोनों डिफरेंट है, बस लास्ट ये है ना। तो
70, ओके, तो 70 बचेगा ना यहाँ से, तो 10 7 यानी 21 5 यानी 20, सो विच इज़ इक्वल टू 1/70, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला, v इज इक्वल टू 1/70 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 1/280, है ना। सो v इज इक्वल टू क्या था मेरे पास, v इज इक्वल टू 1/y, दैट इज v इज इक्वल टू 1/y, है ना। सो v इज इक्वल टू 1/280, सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 280, बट मेरे से वो मेन का पूछ रहा था, मतलब वो x की वैल्यू पूछ रहा था ना। तो x की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी, मुझे v पता चल गया, तो मुझे क्या निकालना है, x, तो u निकालना है मुझे पहले। तो u कैसे निकलेगा, 8 इंटू u प्लस 12 इंटू v इज 1/280 इज इक्वल टू 1/10, ठीक है। सो यहाँ से क्या मिलेगा, इसको थोड़ा मैं रफ करूँ, तो क्या हो जाएगा, 8u इज इक्वल टू 1/10 माइनस 3/70। सो यहाँ से मैंने 70 लिया, तो क्या बचेगा, 7 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 4/70। सो दिस इम्प्लाइज दैट 8u इज इक्वल टू 4/70 इंटू 8, दैट इज़ 4 2 विच इज़ 140, ठीक है। तो यहाँ से u इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू 140, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 140, ठीक है। तो देखो कोई ऑप्शन है क्या, x इज इक्वल टू 140, है ना, तो ये वाला ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, 21 22 23, चलो देखते हैं। 21 क्या है, द 2 tables and 3 chairs together cost 80 rupees, whereas 3 tables and 2 chairs together cost 2500 rupees. The total cost of 1 table and 5 chairs पूछ रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या दिया, अगर टेबल और चेयर की, तो 2 टेबल प्लस 3 चेयर का कॉस्ट कितना है, 2000, और क्या दिया हुआ है मुझे, 3 टेबल प्लस 2 चेयर का कॉस्ट है 2500। तो वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 टेबल प्लस 5 चेयर, इसका आंसर पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, t एंड c की वैल्यू आप निकालोगे, t और c की जो भी वैल्यू आए इसमें पुट करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर शायद इसका 1700 आ रहा था, आप चेक करके बताना मुझे, ठीक है। अगला क्या है, the difference between the present age of Ram and Syam is 10 years and 15 years, okay, 10 years, and 15 years ago the age of Ram was twice that of Syam, find the present age of Syam, ठीक है। तो इसमें क्या लिया मैंने, श्याम की अगर एज ले ली, x ईयर्स है, ठीक है, और राम की कितनी है, x प्लस 15, ठीक है, ये पता चल गया मुझे। 15 years ago, so 15 years ago इनकी एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 15, और राम की कितनी हो जाएगी, x प्लस 15 माइनस 10, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा ना। सो x माइनस 15 प्लस 10 विच इज इक्वल टू x माइनस 5। तो बोल क्या रहा है कि द एज ऑफ राम वॉज ट्वाइस दैट ऑफ श्याम, ठीक है। तो राम की एज ट्वाइस है, that is x minus 5 is equal to twice of x minus 15. So this implies x minus 5 is equal to 2x minus 30 which is equal to x is equal to 25, ठीक है। तो यही आ गई श्याम की एज। अगला क्वेश्चन क्या है, 23, the fraction becomes 4/5 when 1 is added to each of the numerator and denominator, and if we subtract 5 from each then it become 1/2। तो अगर मैंने एज्यूम किया कि फ्रैक्शन क्या है मेरे पास, x/y, तो इक्वेशन 1 में क्या बोल रहे हैं, 1 ऐड किया जाता है ऊपर और नीचे, सो x प्लस 1, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ठीक है। सो y प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू कितना बन जाता है, 4/5, इट इज़ इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में क्या कह रहा है, 5 जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं ऊपर और नीचे,
सो x माइनस 5 डिवाइड बाई y माइनस 5, सो इट इज़ इक्वल टू 1/2। इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है और आपको पुट कर देना है। तो देखो कैसे हो जाएगा, 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 4y प्लस 4, ये एक इक्वेशन 1 है। और दूसरी इक्वेशन क्या मिल रही है, 2x माइनस 10 इज इक्वल टू y माइनस 5। आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, जो आंसर x और y किया है इसमें आपको पुट कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या है 7/9। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है लास्ट है ये। सो आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और आपको चीज़ें समझ आई होंगी। और अगर नहीं समझ आया है, जो भी आपको डाउट है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।